अपने आसपास मौजूद हर चीज को देखिए। सब कुछ तत्वों से बना है और इन तत्वों को मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, धातु और अधातु। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने की एक चाबी है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, जरा इन 2 चीजों की कल्पना कीजिए। एक तरफ है सोने की एक चमचमाती अंगूठी जो सालों तक वैसी की वैसी ही रहती है, और दूसरी तरफ है कोयले का एक टुकड़ा जो कार्बन का ही एक रूप है, एकदम फीका और नाजुक। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोना और कार्बन दोनों ही 100% शुद्ध तत्व हैं, फिर भी इनके गुण जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। आखिर इनके इतने अलग होने के पीछे का राज क्या है? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी जांच शुरू होती है उन सुरागों से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि इनके फिजिकल गुणों से। यहीं से हमें इनके बीच का पहला बड़ा फर्क साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो देखिए, ज्यादातर धातुएं ठोस और चमकीली होती हैं, जैसा हम सब जानते ही हैं। इनकी एक खासियत होती है कि इन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। एल्यूमिनियम फॉयल याद है ना? और तो और इन्हें खींचकर पतले तार भी बनाए जा सकते हैं, जैसे हमारे घरों में लगे तांबे के तार। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये गर्मी और बिजली को बड़ी आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। मतलब ये बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। अब आते हैं अधातुओं पर, और इनकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। ये आपको ठोस, तरल या गैस किसी भी रूप में मिल सकते हैं। इनमें धातुओं जैसी कोई चमक नहीं होती, और अगर ये ठोस हों भी तो एक हथौड़े की चोट पड़ते ही बिखर जाते हैं। और जहां तक बिजली का सवाल है, ये बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। ये बिजली को रोकते हैं, यानी ये कुचालक होते हैं। तो अब तक का मुकाबला तो एकदम साफ है। चाहे हम उनकी अवस्था की बात करें, कठोरता की या फिर चमक की, धातु और अधातु भौतिक तौर पर एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ बाहरी हिस्सा है। असली राज तो इनके परमाणुओं के अंदर बहुत गहराई में छिपा हुआ है। तो अब हम अपनी जांच के सबसे दिलचस्प हिस्से में पहुंच गए हैं। बाहरी दिखावे से हटकर इनका केमिकल बर्ताव ही इनके असली चरित्र को बताता है। और ये सब कुछ एक बहुत छोटी सी चीज के इर्द गिर्द ही घूमता है। और वो छोटी सी चीज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी ऑर्बिट में चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझिए कि यही वो मेन खिलाड़ी हैं जो तय करते हैं कि एक तत्व दूसरे के साथ कैसे दोस्ती करेगा या दुश्मनी। और यहीं पर सबसे बड़ा राज खुलता है। धातु जो हैं वो स्वभाव से देने वाले होते हैं। वो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से किसी को भी दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अधातु लेने वाले होते हैं। वे हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहते हैं ताकि अपना बाहरी कोश पूरा कर सकें। बस यही देना और लेना पूरी केमिस्ट्री का आधार है। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे खाने का नमक, सोडियम, जो कि एक धातु है, अपना एक बाहरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जो एक अधातु है। इस लेन देन से दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है और सोडियम क्लोराइड यानी हमारा नमक तैयार हो जाता है। एक देने वाला, एक लेने वाला, सिंपल। तो ये तो साफ हो गया कि धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन क्या वे सभी एक ही जोश के साथ ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है, उनकी रिएक्टिविटी का क्रम। सवाल यही है, क्या कुछ धातु दूसरों के मुकाबले ज्यादा दानी होते हैं? इसका जवाब हमें एक बहुत ही जरूरी लिस्ट में मिलता है। इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या अभिक्रियाशीलता श्रेणी। आसान भाषा में कहें तो ये धातुओं की एक रैंकिंग लिस्ट है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव से शुरू होकर सबसे कम रिएक्टिव तक जाती है। ये एक तरह से धातुओं का पावर चार्ट है। तो ये सीढ़ी हमें क्या बताती है? देखिए, सबसे ऊपर बैठे हैं पोटेशियम और सोडियम। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि हवा के संपर्क में आते ही इनमें आग लग सकती है। फिर जैसे जैसे हम इस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, रिएक्टिविटी कम होती जाती है और सबसे नीचे हमें मिलता है सोना, जो एकदम शांत है और किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता। इस सीढ़ी का एक सुनहरा नियम है, कोई भी धातु जो इस लिस्ट में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले किसी भी धातु को उसके कंपाउंड से लात मारकर बाहर निकाल सकता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत खिलाड़ी एक कमजोर खिलाड़ी की जगह ले लेता है। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं।
हमने जो भी भौतिक और रासायनिक सुराग इकट्ठा किए हैं, अब देखते हैं कि वो सब हमारी असल दुनिया में कैसे काम करते हैं और इन तत्वों को इतना खास क्यों बनाते हैं। तो अब सारी बातें समझ आने लगती हैं। हम ऊंची इमारतें बनाने के लिए स्टील का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि वो मजबूत है। हमारे घरों में बिजली के तार तांबे के क्यों होते हैं? क्योंकि वो बिजली का एक बेहतरीन सुचालक है। और हवाई जहाज एल्यूमिनियम से क्यों बनते हैं? क्योंकि वो हल्का होने के साथ साथ मजबूत भी है। हर धातु का गुण उसके काम को तय करता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का उदाहरण तो एकदम सटीक है। ये गर्मी को अच्छी तरह फैलाता है, जो खाना पकाने के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही हवा के संपर्क में आने पर ये अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जो इसे खराब होने से रोकता है। मतलब गुणों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और हाँ, अधातुओं को भी कम नहीं समझना चाहिए। हमारे जीवन का जो आधार है ऑक्सीजन, वो एक अधातु है। हमारी खेती का आधार नाइट्रोजन, वो भी एक अधातु है। और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया जिस सिलिकॉन पर टिकी है, वो भी एक अधातु है। और अब हम वापस अपनी पहली पहेली पर आते हैं, सोना। अब हम जानते हैं कि सोना इतना कीमती क्यों है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चमकदार है, बल्कि इसलिए कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। इसका मतलब है कि ये कभी खराब नहीं होगा, इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। ये सुंदरता और स्थायित्व का एक परफेक्ट मेल है। तो हमने देखा कि धातु देने वाले हैं और अधातु लेने वाले। लेकिन क्या दुनिया इतनी ही ब्लैक एंड व्हाइट है? क्या कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें दोनों के गुण होते हैं, जो कभी-कभी दे सकते हैं और कभी-कभी ले सकते हैं? चलिए हमारे चारों ओर मौजूद साधारण टेबल नमक को देखते हैं। बड़ा आम सा लगता है ना? लेकिन पता है, इसके क्रिस्टल में कुछ बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और आयनिक बंधनों के पीछे के इस विरोधाभास को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, नमक का एक क्रिस्टल छूने में इतना सख्त क्यों होता है, लेकिन फिर भी इतना नाजुक कि जरा सी चोट से बिखर जाता है। और एक और हैरान करने वाली बात, ठोस नमक से बिजली पास क्यों नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसे पानी में घोलो, वो बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इन सारे रहस्यों का जवाब हमें मिलेगा परमाणुओं की दुनिया में। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एटम्स यानी परमाणुओं की दुनिया में उतरना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, परमाणु जो स्थिरता चाहते हैं। ठीक है, तो कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है सोडियम और दूसरी तरफ क्लोरीन। सोडियम एक मेटल है जिसके सबसे बाहरी शेल में सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी तरफ है क्लोरीन, एक नॉन मेटल जिसे अपना बाहरी शेल पूरा करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब दोनों का एक ही लक्ष्य है, स्टेबल होना यानी स्थिरता पाना। और यहीं पर केमिस्ट्री का एक बहुत जरूरी नियम आता है, जिसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये नियम कहता है कि परमाणु अपने पास की नोबल गैस जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करते हैं। समझिए, ये उनके लिए स्थिरता की सबसे बड़ी खोज है। तो अब जब हमारे किरदार तैयार हैं, देखते हैं कि वे अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए आखिर करते क्या हैं। और ये हमें ले आता है हमारे दूसरे खंड पर, द ग्रेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब यहाँ जो हो रहा है वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कोई शेयरिंग नहीं हो रही है। सोडियम अपना अकेला बाहरी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को दे देता है। ये एक तरह का दान है। और इस लेन देन के बाद सोडियम एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, जिसे हम केटायन Na+ कहते हैं, और क्लोरीन एक नेगेटिव आयन बन जाता है, जिसे हम एनायन Cl- कहते हैं। और बस इसी से बनता है आयोनिक बॉन्ड। ये कुछ और नहीं बल्कि इन ऑपोजिट चार्ज वाले आयनों के बीच एक जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इसे एक बहुत ही मजबूत मैग्नेटिक खिंचाव की तरह समझिए, जो इन नए बने आयनों को कसकर एक साथ बांध लेता है। लेकिन ये खिंचाव सिर्फ एक से का नहीं है, ये आयन मिलकर कुछ बहुत बड़ा, बहुत मुनज़्ज़म बनाते हैं। चलिए हमारे तीसरे खंड में देखते हैं कि वे ये क्रिस्टल का किला कैसे बनाते हैं। तो ये जो मजबूत आयनिक बॉन्ड हैं, ये सिर्फ जोड़े नहीं बनाते, ये मिलकर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक कठोर 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों से बने एक छोटे से किले की तरह सोच सकते हैं, जो एक सटीक, बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि यही स्ट्रक्चर हमारे शुरू के सारे रहस्यों को सुलझा देता है। देखिए, लैटिस का ये कठोर स्ट्रक्चर ही नमक को सख्त बनाता है।
लेकिन जब इस पर कोई जोर पड़ता है तो इसकी परतें खिसक जाती हैं। एक जैसे चार्ज वाले आयन आमने सामने आ जाते हैं और वो एक दूसरे को जोर से धकेलते हैं और बूम, क्रिस्टल बिखर जाता है। यही तो है इसकी भंगुरता। और कंडक्टिविटी का क्या? ठोस हालत में आयन अपनी जगह पर जमे रहते हैं, हिल नहीं सकते। लेकिन जैसे ही नमक पिघलता है या पानी में घुलता है, ये आयन आज़ाद हो जाते हैं और आराम से घूमकर इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस बॉन्ड की ताकत का और सबूत चाहिए। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन से भी ज्यादा होता है, मतलब 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। सोचिए, इस क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए कितनी जबरदस्त एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। तो हमने ये तो देख लिया कि ये बॉन्ड कितना मजबूत है, पर क्या हम इसे नाप सकते हैं? बिल्कुल। हमारे चौथे खंड में हम यही देखेंगे कि एक बॉन्ड की मजबूती को कैसे मापा जाता है। देखिए, हर आयनिक कंपाउंड 1:1 के रेशियो में नहीं होता। मैग्नीशियम क्लोराइड का केस देखिए। मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ते हैं, इसलिए उसे 2 क्लोरीन एटम की जरूरत पड़ती है, जिनमें से हर एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। नतीजा, 1 Mg2+ आयन और 2 Cl- आयन। मतलब बेसिक सिद्धांत वही रहता है, बस रेशो बदल जाता है। तो हम इस बॉन्ड की ताकत को ठीक कैसे नापते हैं? इसका जवाब है लैटिस एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो तब निकलती है जब गैस की हालत में मौजूद आयनों से 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल बनता है। सीधी सी बात है, यही आयनिक बॉन्ड की ताकत का सबसे बड़ा पैमाना है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिसमें +2 और -2 आयन होते हैं, उसकी लैटिस एनर्जी सोडियम क्लोराइड NaCl से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ से हमें एक जरूरी बात पता चलती है, आयनों पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, उनके बीच का बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा और क्रिस्टल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन एक दिक्कत है, हम लैटिस एनर्जी को सीधे सीधे नहीं नाप सकते। तो वैज्ञानिक एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, जिसे बॉन्ड-हेबर साइकिल कहते हैं। ये एक तरह की साइंटिफिक पहेली है। इसमें सीधे क्रिस्टल की एनर्जी नापने के बजाय वैज्ञानिक उसके बनने में शामिल हर एक स्टेप की एनर्जी को नापते हैं और फिर उन सबको जोड़ देते हैं। ये एक इनडायरेक्ट लेकिन बहुत ही सटीक तरीका है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए देखते हैं हमारे आखिरी खंड में मुख्य सीख। अगर इस पूरे विश्लेषण से एक बात याद रखनी है तो वो ये है, आयनिक बॉन्ड्स का जो ये अदृश्य माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वही हमारे चारों ओर की दुनिया की दिखने वाली बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को तय करता है। सख्ती, नाजुकी, कंडक्टिविटी, ये सब कुछ एटॉमिक लेवल पर शुरू होता है। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर नमक का एक छोटा सा दाना इतनी जबरदस्त ताकतों से बना है, तो सोचिए और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य संरचनाएं हैं जो हमारी इस दुनिया को आकार दे रही हैं। नमस्कार। एक बात कभी सोची है, सोना हमेशा चमकता रहता है, एकदम नया सा, लेकिन लोहे की कोई भी चीज हो, कुछ टाइम बाद उस पर जंग लग ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी मजेदार केमिस्ट्री के रहस्य को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2 बहुत ही आम धातुओं से। एक तरफ है सोना और दूसरी तरफ लोहा। सवाल तो बहुत सीधा साधा है ना? कि भाई कुछ धातुएं तो सदियों तक अपनी चमक बनाए रखती हैं और कुछ हैं कि हवा पानी लगते ही खराब होने लगती हैं। आखिर माजरा क्या है? जैसे एक तरफ ये सोने की अंगूठी है, सालों साल वैसी की वैसी चमकदार, और दूसरी तरफ है लोहे का ये टुकड़ा, पूरी तरह से जंग खा चुका है। बस यही है हमारी पहेली, यहीं से सब शुरू होता है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा बेसिक पर जाना होगा। समझना होगा कि कुदरत में जितने भी तत्व हैं वो मोटे तौर पर 2 टीमों में बटे हुए हैं। ये 2 टीमें हैं, मेटल्स यानी धातु और नॉन मेटल्स यानी अधातु, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। धातुएं मतलब मेटल्स चमकदार होती हैं, मजबूत होती हैं और इनमें से बिजली और गर्मी आसानी से गुजर सकती है, और नॉन मेटल्स ठीक इसके उल्टे। पर यहां एक पेच है, सोना और लोहा दोनों तो धातु ही हैं, मतलब दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं, तो फिर इनके बर्ताव में इतना बड़ा फर्क क्यों? इसका मतलब है हमारा सुराग यहां नहीं कहीं और छिपा है। तो असली जवाब मिलेगा कहां? वो छिपा है केमिस्ट्री के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में। इसे कह सकते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी लीग या फिर सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज असल में मेटल्स की एक तरह की पावर रैंकिंग है। ये लिस्ट हमें बताती है कि कौन सा मेटल कितना बेचैन है, कितना रिएक्टिव है,
और कौन सा मेटल एकदम शांत स्वभाव का है। और ये लिस्ट देखिए, सारा खेल साफ हो जाता है। लोहा यानी आयरन इस लिस्ट में काफी ऊपर है, और सोना सोना तो लगभग सबसे नीचे पड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लोहा सोने के मुकाबले कई ज्यादा रिएक्टिव है। वो केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब इतनी लंबी लिस्ट कौन याद रखे, है ना? इसीलिए केमिस्ट लोग इसे याद रखने के लिए बड़े मजेदार तरीके निकालते हैं। जैसे ये एक वाक्य है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ। इसमें हर शब्द एक एलिमेंट को दिखाता है, पोटेशियम से लेकर गोल्ड तक। कमाल है। और ये जो रैंकिंग है ना, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, इसका असल दुनिया पर बहुत बहुत बड़ा असर पड़ता है, खासकर तब जब धातुओं को जमीन से निकालने की बारी आती है। देखिए, कोई मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसे उसके अयस्क यानी कि ओर से अलग करना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे पोटेशियम जो बहुत रिएक्टिव है, उसे निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। लोहा बीच में है तो थोड़ी कम, और सोना वो तो इतना शांत है कि अक्सर कुदरत में यूं ही मिल जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो अपने ओर को उतनी ही मजबूती से पकड़ कर रखता है, उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। इसीलिए लोहा या एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को निकालने में बहुत मेहनत और एनर्जी लगती है, जबकि सोना जैसा कम रिएक्टिव मेटल वो तो अक्सर शुद्ध रूप में ही मिल जाता है। और जो बीच वाले मेटल्स हैं, जैसे कि लोहा, उन्हें निकालने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं। पहले अयस्क को साफ करते हैं, फिर उसे गर्म करके ऑक्साइड बनाते हैं, और फिर आखिर में कार्बन जैसी चीज का इस्तेमाल करके शुद्ध लोहा हासिल करते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज एक और मजेदार चीज बताती है। ये भविष्यवाणी करती है कि एक मेटल दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेगा। मान लीजिए कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जैसे जिंक, और एक कम रिएक्टिव मेटल है जैसे कॉपर जो अपने घोल में आराम से बैठा है। तो जिंक आएगा और कॉपर को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ताकतवर खिलाड़ी किसी कमजोर खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दे। और इसी सिद्धांत का एक बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होता है गैल्वेनाइजेशन में। इसमें क्या करते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। अब होता यह है कि जिंक लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जब भी हवा या पानी हमला करता है तो जिंक खुद सामने आ जाता है, खुद खराब हो जाता है, लेकिन लोहे को बचा लेता है। इसे कहते हैं बलिदानी सुरक्षा। कमाल है ना? तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि ये एक मामूली सी दिखने वाली रैंकिंग असल में हमारी दुनिया के लिए कितनी जरूरी है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। इसी से तय होता है कि जंग को कैसे रोकना है, कौन सी धातु को जमीन से कैसे निकालना है, पुल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल सही रहेगा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या इस्तेमाल होगा, और हाँ, गहनों के लिए सोना इतना कीमती क्यों माना जाता है। सब कुछ इसी से जुड़ा है। तो अगली बार जब कोई चमकती हुई सोने की चीज दिखे या फिर कोई जंग लगी हुई कील, तो याद रखिएगा इसके पीछे केमिस्ट्री की एक बहुत ही सीधी सी पावर रैंकिंग काम कर रही है। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि भविष्य में जब नए नए मटेरियल्स बनेंगे तो रिएक्टिविटी का यही सिद्धांत हमारी दुनिया को और कैसे बदलेगा। सोचिए जरा, हमारे हाथ में जो फोन है या जिस पुल के नीचे से हम गुजरते हैं, उसमें लगा मेटल आखिर आता कहाँ से है? ये बस यूं ही पत्थर का एक टुकड़ा नहीं था। इसकी कहानी तो कमाल की है। एक ऐसी कहानी जो आग की धधकती भट्टियों से शुरू होती है और आज के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग तक पहुंचती है। तो चलिए आज मेटल की इसी छुपी हुई दुनिया में चलते हैं, अयस्क से एआई तक के सफर पर। ये कहानी असल में दो अलग अलग दुनियाओं की है। देखिए, एक तरफ है सदियों पुरानी कीमिया, मतलब आग, धुआं और जबरदस्त ताकत, जिससे पत्थर से मेटल को निकाला जाता था। और दूसरी तरफ है आज का जादू, यानी डेटा और सिमुलेशन, जो उसी मेटल को परफेक्ट बनाते हैं। यही जो फर्क है ना, पुराना और नया, यही हमारी आज की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन दो दुनियाओं को जोड़ते कैसे हैं? मतलब वो धधकती हुई भट्टी और आज का ठंडा कैलकुलेशन करने वाला एआई, इनके बीच का पुल कैसे बनता है? बस इसी विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि ये दोनों दुनियाएं मिलती कहाँ हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, उस साइंस से जो सदियों से हमारी पूरी सभ्यता की नींव रही है, यानी पत्थर से मेटल को बाहर निकालने की कला से। ये जो शब्द है मेटलर्जी या हिंदी में धातु कर्म, इसका मतलब क्या है?
सीधा सा मतलब है। ये प्रकृति की एक पहेली को सुलझाने जैसा है। देखिए, जमीन हमें सीधे सीधे सोने की ईंटें या स्टील की प्लेट्स तो देती नहीं है, वो हमें देती है पत्थर। और धातु कर्म बस वही जादू है जो इन पत्थरों को उन मेटल्स में बदल देता है जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। तो मेटल्स जमीन में ऐसे ही पड़े नहीं मिलते, वो तो चट्टानों के अंदर कैद होते हैं। इन चट्टानों को हम कहते हैं अयस्क या ओर। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई खजाना पत्थर के अंदर बंद हो। अब असली चैलेंज सिर्फ पत्थर को तोड़ना नहीं है, बल्कि एक केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है। होता क्या है कि ज्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, जिन्हें ऑक्साइड्स कहते हैं। तो सवाल ये है कि इस ऑक्सीजन को मेटल से अलग कैसे किया जाए। इसका जवाब एक केमिकल प्रोसेस में है, जिसे कहते हैं रिडक्शन यानी अपचयन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। बस ऑक्सीजन को मेटल से छीन लेना ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। अच्छा, तो इस केमिकल लड़ाई को लड़ने के लिए सदियों से हम 3 मेन हथियार इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे आयरन और जिंक जो आम मेटल्स हैं, उनके लिए हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। जो बड़ी बड़ी ब्लास्ट फर्नेस होती हैं, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड काम आता है। और फिर टंगस्टन जैसे कुछ जिद्दी मेटल्स भी हैं, जिनके लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। मतलब हर ताले के लिए एक अलग चाबी होती है। ठीक है, तो हमने मेटल को पत्थर से आजाद तो करा लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है, एक नई चुनौती, और वो है परफेक्शन की खोज। देखिए, पत्थर से मेटल निकालना एक बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये तो बस पहला कदम है। असली चैलेंज तो उस कच्चे मेटल को उन परफेक्ट पार्ट्स में बदलना है जो हमारे जेट इंजन में, कंप्यूटर चिप्स में या मेडिकल की मशीनों में लगते हैं। आज की फैक्ट्री के अंदर ये परफेक्शन की लड़ाई कई लेवल पर लड़ी जाती है। हर बार कटिंग या ड्रिलिंग होती है तो कीमती मटेरियल वेस्ट होता है। जरा सी गलती से महंगे महंगे पार्ट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, और कभी भी कोई मशीन अचानक से खराब हो जाए तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन ही रुक जाती है। मतलब ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। तो इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमें एक नए हीरो की जरूरत है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो इस फिजिकल दुनिया की सारी उलझनों को सुलझा सके। तो मिलिए डिजिटल ट्विन से। तो ये डिजिटल ट्विन है क्या भला? इसको ऐसे समझिए जैसे आपकी पूरी फैक्ट्री का एक परफेक्ट लाइव वीडियो गेम बना दिया गया हो। हर मशीन, हर प्रोसेस, हर सेंसर, जो कुछ भी असली दुनिया में हो रहा है वो ठीक उसी वक्त उस वर्चुअल दुनिया में भी दिखता है। ये एक तरह का वर्चुअल आईना है जो असली फैक्ट्री की हूबहू नकल दिखाता है। अच्छा, तो ये जादू काम कैसे करता है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले वर्चुअल दुनिया में हर मशीन का एक डिटेल्ड 3D मॉडल तैयार किया जाता है। फिर उस मॉडल को असली फैक्ट्री के सेंसर से जोड़ देते हैं ताकि उसे रियल टाइम में लगातार डेटा मिलता रहे। अब इस सिस्टम से हम वर्चुअल टेस्ट कर सकते हैं, मतलब असली मशीन को हाथ लगाए बिना ही हम बदलाव करके देख सकते हैं कि नतीजा क्या होगा। और आखिर में इन वर्चुअल टेस्ट से जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे असली दुनिया में लागू करके प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर असल में नतीजे क्या हैं? चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का असर वाकई में कितना होता है। सबसे पहले मटेरियल वेस्टेज। किसी भी चीज को असल में काटने से पहले उसकी कटिंग स्ट्रैटेजी को वर्चुअली टेस्ट किया गया। नतीजा, मटेरियल की बर्बादी में सीधे सीधे 30% की कमी, मतलब कम कचरा, ज्यादा काम। और क्वालिटी का क्या? प्रोसेस पर बेहतर कंट्रोल की वजह से खराब पार्ट्स की संख्या 40% तक कम हो गई। इसका मतलब रिजेक्ट होने वाले प्रोडक्ट्स कम और क्वालिटी एकदम टॉप क्लास। याद है हमने बात की थी कि मशीनें अचानक खराब हो जाती हैं? ये डिजिटल ट्विन पहले से ही बता देता है कि कब कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से मशीनों के बंद रहने का समय 40% कम हो गया, मतलब प्रोडक्शन बिना रुके चलता रहता है। और आखिर में बात आती है पैसे की। इन सारे सुधारों का नतीजा ये हुआ कि 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट पर 233% का जबरदस्त रिटर्न मिला। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्ट नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस फैसला भी है। नंबर्स तो अपनी जगह हैं, पर असली असर तो कस्टमर्स के फीडबैक में दिखता है। उन्होंने बार बार कुछ शब्दों पर जोर दिया: बेहतर क्वालिटी, बढ़ी हुई एफिशिएंसी और सबसे जरूरी भरोसा, यानी रिलायबिलिटी।
और देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा टेस्ट तो वही लोग करते हैं जो उसे रोज इस्तेमाल करते हैं। और ऑपरेटर्स का कहना था कि ये सिस्टम बहुत आसान, एफिशिएंट और सटीक है। मतलब ये एक ऐसा टूल है जो उनके काम को आसान बनाता है, मुश्किल नहीं। तो चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और इस पूरे सफर को देखते हैं, एक ऐसा सफर जो सदियों पुरानी केमिस्ट्री को भविष्य की टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। हम कहाँ से चले थे? एक भट्टी में मेटल के एटम्स को आज़ाद कराने से, और कहाँ पहुँच गए? उन्हें एल्गोरिदम से परफेक्ट बनाने तक। एक पूरा सर्कल पूरा हो गया है। हमने उस धधकती भट्टी को भविष्य से जोड़ दिया है और कच्चे माल को इंटेलिजेंट बना दिया है। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमारी पूरी दुनिया मेटल पर बनी है, बड़े बड़े पुलों से लेकर हमारे शरीर के अंदर लगने वाले छोटे छोटे इम्प्लांट्स तक। सोचिए क्या होगा जब इसका हर एक टुकड़ा, हर एक हिस्सा इंटेलिजेंट हो जाएगा। भविष्य में क्या क्या हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।